जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एस के राजपूत में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे ई दृष्टि घटनाचक्र सेकंड पार्ट, राष्ट्रीय घटनाक्रम। देखते हैं। तमिलनाडु राज्य स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बन गया है। ये भारत का पहला राज्य है। वर्ष 2021-22 के बजट भाषण के दौरान तमिलनाडु सरकार ने 500 रुपये करोड़ के कुल परिव्यय के साथ जलवायु परिवर्तन अनुकूलन और शमन गतिविधियों को शुरू करने के लिए तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की थी। और इसके अनुसरण में राज्य सरकार ने तीन प्रमुख मिशन देखते हैं कौन है। ग्रीन तमिलनाडु मिशन और तमिलनाडु आर्द्र भूमि मिशन और तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन को लागू करने के उद्देश्य से तमिलनाडु ग्रीन क्लाइमेट कंपनी की स्थापना की है। देखते हैं याद करने योग्य कौन सी बातें हैं। 9 दिसंबर 2022 को तमिलनाडु स्वयं का जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तमिलनाडु। और इस मिशन को शुरू करने की घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन द्वारा तमिलनाडु क्लाइमेट समिट के दौरान की गई थी। तमिलनाडु क्लाइमेट समिट का आयोजन 8 से 9 दिसंबर 2022 को चेन्नई में, कहाँ से शुरू किया गया था? चेन्नई में किया गया था। और जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय मिशन 30 जून 2008 को भारत सरकार की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज को लॉन्च किया गया था, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर 8 राष्ट्रीय मिशन शामिल किए गए थे। ये 8 राष्ट्रीय मिशन कौन कौन से देखते हैं। सौर ऊर्जा मिशन, उन्नत ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन और सतत पर्यावरण पर राष्ट्रीय मिशन, राष्ट्रीय जल मिशन। और इसके बाद में आता है हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को भी बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय मिशन और एक हरित भारत के लिए राष्ट्रीय मिशन। और इसके बाद में आता है 7वां है सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन और 8वां है जलवायु परिवर्तन के लिए सामरिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। तो ये 8 जो मिशन थे वो ये हैं। चलते हैं अगले। धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बन गया है। धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र ये केरल के कन्नूर जिले में स्थित है और यह केरल के 140 विधानसभा क्षेत्रों में से एक है। केरल विधानसभा चुनाव 2021 से यहाँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM पिनराई विजयन केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, विधायक के रूप में निर्वाचित हुए थे। क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो केरल के मुख्यमंत्री हैं पिनराई विजयन, ये किस विधानसभा से निर्वाचित हुए? तो ये केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, इसी से हुए हैं, धर्मदम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से। देखते हैं याद करने योग्य तथ्य क्या है। केरल का धर्मदम भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र बना है और यह देश का पहला ऐसा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है जिसके प्रत्येक स्थानीय निकाय वार्ड में पुस्तकालय है। यानी इस विधानसभा के प्रत्येक जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय वार्ड हैं, उसमें एक पुस्तकालय है। इस निर्वाचन क्षेत्र के कुल 138 वार्ड में से 63 वार्ड में कोई पुस्तकालय नहीं था। हालांकि एक जन संगठन पीपल्स मिशन फॉर सोशल डेवलपमेंट की सहायता से 63 वार्डों में भी पुस्तकालय की स्थापना कर दी गई है। पुथुवाइल नारायण PN पडिक्कर को केरल में पुस्तकालय आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है, पुथुवाइल नारायण को। और वर्ष 1996 में PN पडिक्कर के सम्मान में केरल सरकार ने 19 जून पुण्यतिथि को वायना दिनम के रूप में घोषित किया। इसके बाद में आता है विश्व का पहला लीफ पांडुलिपि संग्रहालय। हाल ही में केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में विश्व के पहले ताड़ के पत्तों के पांडुलिपि संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। जो ताड़ के पत्तों पर लिपि लिखी जाती है, संग्रहालय में 187 पांडुलिपियों का संग्रह किया है जो प्राथमिक स्रोतों पर आधारित कहानियों का विवरण प्रदान करती है। संग्रहालय पूर्ववर्ती त्रावणकोर साम्राज्य के जटिल भूमि प्रबंधन, ऐतिहासिक घोषणाओं और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के बारे में जानकारी प्रदान करता है। अगला आता है भारत का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र। देखते हैं ये क्या है। तरल अपशिष्ट वर्षा जल अपवाह और मानव गतिविधियों से उत्पन्न जल का दूषित रूप है, जिसे सीवेज भी कहा जाता है। आमतौर पर घरेलू सीवेज, औद्योगिक सीवेज और तूफान सीवेज में वर्गीकृत किया जाता है। और
कुछ तरल सीवेज में 99% हिस्सा घरेलू सीवेज का ही होता है। 99% जो हिस्सा होता है वो घरेलू सीवेज का होता है। याद करने योग्य बातें कौन सी है? तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश ने फाइटोरिट तकनीक पर आधारित देश का सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। ये किसने किया है? ये तिरुपति नगर निगम आंध्र प्रदेश का जो है उसने फाइटोरिट तकनीक पर सबसे अपशिष्ट पदार्थ सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल को पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। जो तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र ये तिरुपति में है, जो विनायक सागर झील, इसके जल को पुनः उपयोग किया जा सके। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। इस संयंत्र की स्थापित क्षमता 5 MLD यानी 5 मिलियन पर डे है, 5 मिलियन लीटर पर डे। अपशिष्ट जल उपचार के फाइटोरिट तकनीक का विकास वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान ये नीरी है, जो कि नागपुर में है। फाइटोरिट अपशिष्ट जल के उपचार की एक भरोसेमंद तकनीकी है। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन एशिया का निर्माण दिल्ली में किया जा रहा है। 564 मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता के इस ओखला सीवरेज उपचार संयंत्र का निर्माण यमुना कार्य योजना 3 के तहत किया जा रहा है। देखते हैं क्या है। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को TPREL टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित एक आवासीय सोसाइटी बिबेरिया कंडोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया है। समझौता उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। याद करने योग्य बातें क्या है? बिबेरिया कंडोमिनियम आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव और संयंत्र की स्थापना की जाएगी। उपयुक्त आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। महाराष्ट्र के हिमायत नगर में 3.125 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का निर्माण, संचालन एवं रखरखाव TPREL के द्वारा किया जाएगा। इस सौर ऊर्जा संयंत्र का अपने संचालन के पहले वर्ष में लगभग 7.5 मिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पन्न करेगा, जिसकी वजह से 6.15 मीट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम किया जा सकेगा। इस सौर संयंत्र की स्थापना के साथ ही बिबेरिया कंडोमिनियम घरेलू उपयोग हेतु कैप्टिव सौर ऊर्जा का प्रयोग करने वाली देश की पहली आवासीय सोसाइटी बन जाएगी। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य बन गया है। डिजिटल बैंकिंग किसी व्यक्ति की बैंक शाखा में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुए बिना 24/7 सभी पारंपरिक बैंकिंग गतिविधियों को स्वतंत्र रूप से पहुंचने की सुविधा देते हैं। इसमें बड़ी तथ्य क्या है देखते हैं। 7 जनवरी 2023 को केरल के सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग लागू करने का पहला देश बन गया है। पहला देश कौन सा बन गया है? डिजिटलाइजेशन वाला, बैंकिंग डिजिटलाइजेशन का केरल। यह घोषणा राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन द्वारा की गई है। राज्य स्तरीय बैंकिंग समिति के अनुसार राज्य में अब पात्र सभी 3.76 करोड़ खातों में कम से कम एक सेवा या उत्पाद डिजिटल रूप में उपलब्ध है। केरल द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक की डिजिटल भुगतान पारिस्थितिक तंत्र का विस्तार और गहनता योजना के अंतर्गत इस कदम को लागू किया गया है। और गौरतलब है कि इस वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था। ये 2021 में ये त्रिशूर जिला है केरल का, ये पहला बैंकिंग डिजिटलाइजेशन करने वाला पहला जिला बना था। देखते हैं स्मार्ट कार्यक्रम क्या है। स्मार्ट का विस्तार रूप इसको फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल। इस पहल के अंतर्गत ऑस्टियो
आर्थराइटिस, आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, डिस्लिपिडिया, रोमेटाइड आर्थराइटिस, मोटापा, मधुमेह, मेलिटस, सोराइसिस आदि में नवीन अनुसंधान विचारों पर बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। याद करने योग्य बातें क्या हैं? 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन, और केंद्रीय आयुर्वेदीय विज्ञान अनुसंधान परिषद, सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेद, ने संयुक्त रूप से प्रारंभ कर दिया है। उल्लेखनीय है कि NCISM एवं CCRAS दोनों ही भारत सरकार के आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान हैं। इसका उद्देश्य चिकित्सकीय शोध या नैदानिक अनुसंधान में व्यापक बदलाव लाना है। सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले। वर्ष 2004 में इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस भारत ने सोशल प्रोग्रेसिव इम्परेटिव के साथ मिलकर सामाजिक प्रगति भारत नामक एक पहल लॉन्च की थी। 2017 में इस इंस्टीट्यूट द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक भारत के राज्य नामक रिपोर्ट को लॉन्च किया गया है, और सामाजिक प्रगति सूचकांक के अंतर्गत सामाजिक प्रगति के निम्न 3 आयामों पर राज्यों एवं जिलों का प्रदर्शनों का आकलन किया जाता है। बुनियादी मानवीय आवश्यकताएं, रहन सहन के बेहतर तरीकों के आधार, अवसर। याद करने योग्य तथ्य क्या हैं? 20 दिसंबर 2022 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद द्वारा सामाजिक प्रगति सूचकांक 2022 भारत के राज्य एवं जिले नामक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस के मानद चेयरमैन अमित कपूर तथा वाशिंगटन DC स्थित सोशल प्रोग्रेस इम्परेटिव, इसके CEO हैं माइकल ग्रीन, द्वारा तैयार की गई है। और सामाजिक प्रगति सूचकांक SPI के अंतर्गत भारत के 36 राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और 707 जिलों को शामिल किया गया है। SPI में प्राप्त स्कोर के आधार पर राज्यों एवं जिलों का सामाजिक प्रगति 6 स्तरों के तहत रैंक प्रदान करता है। ये 6 स्तर कौन कौन से हैं देखते हैं। पहला है अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति, दूसरा उच्च सामाजिक प्रगति, तीसरा ऊपरी मध्य सामाजिक प्रगति, और चौथा निम्न मध्य सामाजिक प्रगति, और पांचवा है निम्न सामाजिक प्रगति। और इसके बाद में आता है छठवां है अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति। देश में पांडिचेरी को सर्वाधिक SPI स्कोर 65.99 प्राप्त हुआ है, और सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में झारखंड का SPI स्कोर न्यूनतम रहा है, जो 43.95 है। न्यूनतम SPI 2022 भारत स्तर टियर फर्स्ट में शामिल राज्य केंद्र शासित प्रदेश देखते हैं। समग्र रैंक एक केंद्र शासित प्रदेश राज्य कौन सा है? पांडिचेरी है। इसका स्कोर है 65.99, ये सर्वोच्च स्कोर पर है। दूसरे नंबर पर आता है लक्षद्वीप, जिसका स्कोर है 65.89। तीसरे पर आता है गोवा 65.53, और चौथे नंबर पर आता है सिक्किम, जिसका 65.10 है। और पाँचवें नंबर पर आता है मिजोरम, जिसका 64.19 है। और छठवें नंबर पर आता है तमिलनाडु 63.93 है। सातवें पर हिमाचल प्रदेश आता है 63.28, और आठवें पर चंडीगढ़ आता है, जिसका स्कोर है 62.37। और नौवें नंबर पर आता है केरल, जिसका स्कोर है 62.05। अब देखते हैं टियर सेकंड का। टियर सेकंड में क्या है? जो समग्र रैंक है इसकी 10 नंबर पर आता है जम्मू एवं कश्मीर, जिसका स्कोर है 60.76। 11वें पर आता है पंजाब, स्कोर 60.23 है। और 12वें पर आता है दादर एवं नगर हवेली, जिसका स्कोर है 59.81। 13वें पर आता है लद्दाख, जिसका स्कोर है 59.53। 14वें पर नागालैंड आता है 59.24। और 15वें पर आता है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसका स्कोर है 58.76। तो देखते हैं टियर फर्स्ट में 9 प्रदेश आते हैं, और टियर सेकंड में 6 आते हैं। अब देखते हैं टियर
टियर 5 देखते हैं शामिल केंद्र प्रशासित कौन कौन से। टियर 5 में आता है, सॉरी, टियर 5 में आता है 31 समग्र अंक 31 से 31वें नंबर पर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश है अपना सबसे बड़े राज्यों में 31वें नंबर पर है, जिसका स्कोर है 49.16। 32वें पे है उड़ीसा, जिसका स्कोर है 48.19, और 33वें पर है मध्य प्रदेश, जिसका स्कोर है 48.11। देश के कुल 58 जिले टायर फर्स्ट अत्यधिक उच्च सामाजिक प्रगति में शामिल हैं। जो 58 जिले हैं वो टायर फर्स्ट में शामिल हैं। देश में सर्वाधिक SPI स्कोर 72.90 आइजोल और मिजोरम को प्राप्त हुआ है। जो आइजोल है ये मिजोरम का जिला है। और बिहार के 27 जबकि उत्तर प्रदेश के 14 जिले स्तर 6 में यानी टियर 6 में अत्यधिक निम्न सामाजिक प्रगति श्रेणी में शामिल हैं। इसके बाद में आता है नमामि गंगे पहल को संयुक्त राष्ट्र की मान्यता प्रदान की गई है। नमामि गंगे कार्यक्रम का एक एकीकृत संरक्षण मिशन है। इसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था। इस कार्यक्रम के 2 मुख्य उद्देश्य निम्न हैं। नंबर 1 राष्ट्रीय नदी गंगा में प्रदूषण का प्रभावी उपशमन है, और दूसरा है राष्ट्रीय नदी गंगा का संरक्षण एवं पुनरुद्धार। यह 100% केंद्र सरकार के वित्त पर आधारित कार्यक्रम है। मूलतः नमामि गंगे कार्यक्रम की अवधि जून 2014 से 31 मार्च 2021 तक निर्धारित थी। हालांकि भविष्य में भी इस कार्यक्रम की आवश्यकता के दृष्टिगत केंद्र सरकार ने फरवरी 2023 में नमामि गंगे मिशन सेकेंड को स्वीकृति प्रदान कर दी है। और यह मिशन कब तक चलेगा? यह मिशन 2026 तक प्रभावी रहेगा। इसके बाद में आता है स्मृति तत्व कौन से हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने गंगा नदी पुनरुद्धार नमामि गंगे पहल को प्राकृतिक विश्व को पुनर्जीवित करने वाली विश्व की 10 शीर्ष पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहलों में से एक के रूप में मान्यता प्रदान की है। यह घोषणा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कनाडा में आयोजित जैव विविधता पर अभिसमय के पक्षकारों के सम्मेलन की 15वीं बैठक CBD COP 15 भाग 2 के दौरान की गई थी। नमामि गंगे सहित कुल 10 पहलों को संयुक्त राष्ट्र विश्व पुनर्स्थापन फ्लैगशिप पहल घोषित किया गया है। और इस घोषणा के कारण पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रोत्साहन सलाह तथा वित्तीय हेतु योग्य हो जाएंगी। और इसके बाद में ये पहले संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP एवं संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठनों FAO द्वारा समन्वित एक वैश्विक आंदोलन पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन पर संयुक्त राष्ट्र दशक के बैनर के तहत चयनित की गई हैं। याद रहे कि संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन दशक केवल वर्ष 2021 से वर्ष 2030 तक के लिए है। ये जो है संयुक्त राष्ट्र पारिस्थितिकी तंत्र पुनर्स्थापन इस दशक की अवधि इसकी है 2021 से 30 तक। देखते हैं गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022। गुजरात की 14वीं विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति तिथि 18 फरवरी 2023 को निर्धारित, जबकि हिमाचल प्रदेश की 13वीं विधानसभा की समाप्ति 8 जनवरी 2023 को निर्धारित थी। भारत में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में कई विधानसभा के गठन के लिए 2 चरणों में, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई थी। ये जो गुजरात और हिमाचल प्रदेश का विधानसभा चुनाव था, तो गुजरात की 14वीं विधानसभा की समाप्ति हुई, यानी कि इनका 15वां चुनाव था, 15वीं विधानसभा का चुनाव था। और हिमाचल प्रदेश है तो इनकी 14वीं यानी कि 13वीं विधानसभा का कार्यकाल इनका समाप्त हो गया और 14वीं विधानसभा का मतदान था। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत गुजरात में नई विधानसभा के गठन के 2 चरणों में और हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव 1 चरण में करवाने की घोषणा की गई थी। गुजरात में प्रथम चरण के निर्वाचन हेतु मतदान 1 दिसंबर 2022 को, जबकि द्वितीय चरण हेतु 5 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ, जबकि हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को ही चुनाव संपन्न हुआ था। चुनाव परिणाम देखते हैं गुजरात का। संसदीय एवं विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन आदेश 2008 के अनुसार गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं।
गुजरात विधानसभा में कुल 182 सीटें हैं। इसमें 13 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए हैं और 27 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में 64.33 कुल प्रतिशत मतदान हुआ है और 8 दिसंबर 2022 को गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 के परिणाम घोषित कर दिए गए थे और परिणाम के अनुसार सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को एक बार राज्य में फिर पुनः बहुमत की प्राप्ति हुई है और यहाँ यानी कि 7वीं बार जो है बीजेपी जीती है। बीजेपी की सरकार यहाँ पर 7वीं बार बनी है। भाजपा सर्वप्रथम भाजपा ने 1995 में सत्ता में आई थी गुजरात में और 2022 के चुनाव में 182 सीटों में से 156 सीटों पर विजय प्राप्त हुई है। यानी कि विधानसभा की सीटें 122 हैं जिसमें 156 सीटों पर बीजेपी ने विजय प्राप्त की है। यह गुजरात विधानसभा चुनाव के इतिहास में किसी एक पार्टी द्वारा सर्वाधिक सीटें जीतने का रिकॉर्ड है। वर्ष 2022 के चुनाव के माध्यम से गुजरात की राजनीति में आम आदमी पार्टी का प्रवेश हुआ और राज्य में पहली बार चुनाव लड़ते हुए 5 सीटें जीती हैं। आम आदमी पार्टी ने गुजरात में 5 सीटें जीती हैं और 12 दिसंबर 2022 को भूपेंद्र पटेल ने गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। 20 दिसंबर 2022 को बनासकांठा जिले के थराद निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के विधायक शंकर चौधरी नवगठित 15वीं गुजरात विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? शंकर चौधरी। देखते हैं गुजरात विधानसभा चुनाव परिणाम 2022। 182 सीटों में से 156 सीटें भारतीय जनता पार्टी बीजेपी को मिली हैं जिनका मत प्रतिशत 52.50 और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं जिनका मत प्रतिशत 27.28 और आम आदमी पार्टी को 5 सीटें मिली जिनका मत प्रतिशत है 12.92। समाजवादी पार्टी को 1 सीट मिली है जिनका मत प्रतिशत 0.29 है और निर्दलीय को 3 सीटें मिली हैं। अब चुनाव परिणाम हरियाणा के देखते हैं। संसदीय विधानसभा क्षेत्र के परिसीमन यानी कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं जिनमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 3 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा 2022 में कुल 75.6% मतदान हुआ है और हिमाचल प्रदेश के अधिकतम निर्वाचन इतिहास में दर्ज यह अब तक के सर्वाधिक मतदान प्रतिशत रहा है। विश्व के सबसे पहले ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग लाहौल एवं स्पीति में 100% मतदान दर्ज किया गया। विश्व के सबसे ऊंचे मतदान स्टेशन तासीगंग है, सबसे ऊंचा मतदान स्थल है। यहाँ ये लाहौल एवं स्पीति में है जहाँ 100% मतदान दर्ज किया गया। तासीगंग मतदान स्टेशन 15,256 फीट ऊंचाई पर स्थित है और 8 दिसंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का परिणाम घोषित कर दिया गया था जिसमें सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। यानी यहाँ बीजेपी की सरकार थी तो बीजेपी को निराशा हाथ लगी है और यहाँ पर राष्ट्रीय कांग्रेस बहुमत प्राप्त हो गया और उसकी सत्ता वापस हो गई है। हिमाचल प्रदेश में दशकों से यह परंपरा कायम है कि प्रत्येक निर्वाचन में सत्तारूढ़ दल को विपक्ष में बैठने का जनादेश मिलता है। यानी कि एक सी सरकार नहीं रहती यहाँ पर। 11 दिसंबर 2022 को नदौन हमीरपुर निर्वाचन क्षेत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विधायक सुखविंदर सिंह सुक्खू हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। यानी कि जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, ये नदौन जो हमीरपुर ज़िले की है, हमीरपुर ज़िला है हिमाचल प्रदेश का, हमीरपुर ज़िले में नदौन जो निर्वाचन क्षेत्र है वहाँ से ये विधायक हैं। और मुकेश अग्निहोत्री ये उप मुख्यमंत्री, इन्होंने उप मुख्यमंत्री का पदभार ग्रहण किया है। हिमाचल प्रदेश के चुनाव परिणाम क्या रहा? राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी को 40 सीटें मिली हैं जिनका मत प्रतिशत 43.90 और बीजेपी को 25 सीटें मिली हैं जिनका 43% मत % है और निर्दलीय को 3 सीटें मिली हैं। हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा।
हिमालयी याक को खाद्य पशु का दर्जा प्राप्त हुआ है। पालतू याक वैज्ञानिक नाम इसका है बॉस ग्रूनियंस। अधिक ऊंचाई पर पाया जाने वाला पशु जिसमें बाइसन, भैंस और मवेशी आदि शामिल हैं। ये भारतीय उपमहाद्वीप के हिमालयी क्षेत्र, तिब्बती पठार तथा मंगोलिया आदि में पाए जाते हैं। भारत में ये लद्दाख, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल एवं उत्तराखंड में पाए जाते हैं। और 20वीं पशुधन गणना यानी कि 20वीं पशुधन गणना 2019 के अनुसार भारत में लगभग 58,000 याक हैं। यह संख्या वर्ष 2012 में आयोजित पिछली पशुधन गणना से लगभग 24.67% कम है। देख लेते हैं याद करने योग्य तथ्य कौन से हैं। 26 नवंबर 2022 को जारी विज्ञप्ति के अनुसार भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई के वैज्ञानिक पैनल द्वारा हिमालयी याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। याक को खाद्य पशु के रूप में वर्गीकृत करने की सिफारिश पशुपालन और डेयरी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग द्वारा की गई थी। खाद्य पशु वे हैं, जो खाद्य पशु क्या हैं, जिन्हें मनुष्यों द्वारा पाला जाता है और खाद्य उत्पादन या उपभोग के लिए उपयोग किया जाता है। फसाई द्वारा खाद्य पशु के रूप में पहचान से याक को पारंपरिक दूध और मांस उद्योग का हिस्सा बनाने में मदद मिलेगी। इससे याकों की संख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने में भी मदद प्राप्त होगी। राष्ट्रीय याक अनुसंधान केंद्र दिरांग, पश्चिम कामेंग जिला, अरुणाचल प्रदेश द्वारा याक को एक खाद्य पशु के रूप में स्वीकार करने के लिए वर्ष 2021 में फसाई के समक्ष एक प्रस्ताव पारित किया गया था। और ध्यातव्य कि इस संस्था ने वर्ष 2021 में याक के संरक्षण के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के साथ समझौता भी किया था। अगला है प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत पुलिस को राज्य सूची के अंतर्गत रखा गया है। पारंपरिक पुलिसिंग व्यवस्था में जिले की पुलिस पर नियंत्रण के लिए जिला अधिकारी एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के पास कार्यपालक मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित होती हैं। वही पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली में ये शक्तियां कमिश्नर के पास हो जाती हैं। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। वो कौन कौन से हैं, जैसा कि अभी देख ही चुके हैं, प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद और आगरा हैं। तत्पश्चात रमेश शर्मा को प्रयागराज और प्रीतिंदर सिंह को आगरा का और अजय कुमार मिश्रा को गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद एवं प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन 3 जनपदों को महानगर क्षेत्र घोषित किए जाने विषयक अधिसूचना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। सबसे पहले हुई थी लखनऊ में 2020 में, और इसके बाद में गौतम बुद्ध नगर, ये भी 2020 में हुई थी। फिर कानपुर में 2021 में हुई थी, और वाराणसी में 2021 में हुई थी। और इसके बाद में 3 जिले नए जोड़ दिए गए, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज, जिनमें 2022 में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू हो गई है। अगला है स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। कैपेगौड़ा फर्स्ट, कैपेगौड़ा प्रथम विजयनगर साम्राज्य के अधीन 16वीं शताब्दी के एक सामंतवादी शासक थे। इन्हें ही स्थानीय रूप से नाड प्रभु कैंपेगौड़ा के नाम से जाना जाता है, और इन्हें आधुनिक बंगलौर यानी आधुनिक बंगलौर, वर्तमान बंगलौर का संस्थापक माना जाता है। याद करने योग्य तथ्य क्या हैं। 11 नवंबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंगलौर में श्री नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की प्रतिमा का अनावरण किया है। ये प्रतिमा बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के परिसर में स्थित है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट है यह है नाड प्रभु कैंपेगौड़ा की कांस्य प्रतिमा है, और इनकी ऊंचाई कितनी है, 108 फीट है। इस प्रतिमा के निर्माण में 98 टन कांस्य और 120 टन इस्पात का प्रयोग किया गया है। इस प्रतिमा के शिल्पकार संबी सुतार हैं। श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा 182 मीटर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। यानी कि इन्होंने जो
इस प्रतिमा के शिल्पकार हैं संबी सुतार। इन्होंने जो गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है उसको भी डिजाइन इन्होंने ही किया है, संबी सुतार ने। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन में शामिल किया गया है। इस प्रतिमा का नाम किसी शहर के संस्थापक की पहली और सबसे ऊंची कांस्य प्रतिमा होने का रिकॉर्ड दर्ज है। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ क्या है? 29 अक्टूबर 2022 को राजस्थान में विश्व में भगवान शिव की सबसे ऊंची प्रतिमा का लोकार्पण किया गया है। ये प्रतिमा राजस्थान के राजसमंद जिले के नाथद्वारा नगर में स्थापित की गई है। इस प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ बिलीफ विश्वास स्वरूपम का नाम दिया गया है।